हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक क्लास 8। ठीक है, हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। आज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का तीसरा एक्सरसाइज है। तीसरा एक्सरसाइज ये थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, तो इसके दो पार्ट में वीडियो जाएगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज कवर करूंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो आज कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करवाने की, और बाकी के दूसरे पार्ट में हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कल हमारा कहां तक, कल तो 3.2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। आज 3.3 का सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले एक फिगर है, फिगर बना लो। ये एक फिगर है। ठीक है, इसमें दो डायगोनल दिए हुए हैं। ठीक, नाम दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। जहां पे दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं वहां पे नाम है ओ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है AD इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है एंगल DCB इक्वल टू, क्वेश्चन थर्ड है OC इक्वल टू, और क्वेश्चन फोर्थ दे रखा है एंगल DAB प्लस एंगल CDA इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलो ये चारों क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या करना है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD मेरे पास गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ये जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें कंप्लीट करना है पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी या फिर डेफिनेशन का यूज करके। क्लियर है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। तो चलो अब ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी हम अपने माइंड में लाएंगे। क्या क्या, तो पहले अगर साइड बेसिस से प्रॉपर्टी देखें तो अपोजिट साइड इनकी इक्वल होती है। एंगल बेसिस से प्रॉपर्टी देखें तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल बेसिस से प्रॉपर्टी देखें तो पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये तीन है। चलो अब यहां पे पहले दिया हुआ है AD। चलो AD किसको शो कर रहा है, तो AD साइड को शो कर रहा है। अब हम इस फिगर में देखेंगे कि AD साइड कहां पे बन रहा है। तो AD मेरा ये साइड बना, ये वाली जो साइड है ये AD बना रहा है। ठीक है, तो इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर ये AD है तो AD के अपोजिट क्या होगा, BC होगा। तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे BC। क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एंगल DCB, देखो जो बीच में रहता है, जो अल्फाबेट या जो पॉइंट बीच में रहता है वहीं पे एंगल को शो किया जाता है। जैसे यहां पे DCB 3 अल्फाबेट दिया हुआ है, तो एंगल कहां पे बनेगा। अब ये देखेंगे कि मिड मतलब बीच में हमारा कौन सा अल्फाबेट है, तो बीच में है C, मतलब कि ये एंगल C की बात हो रही है। ठीक है, बीच में जो अल्फाबेट होता है वही एंगल को शो करता है। ठीक है, तो देखो यहां पे C कहां, C एंगल ये बनाएगा, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे या तो BAD लिख लें या फिर DAB लिख लें। इधर उधर को हम पलट सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, बट जहां पे एंगल बनेगा उसका जगह फिक्स है, वो बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो चलो हम इस पे लिख देते हैं एंगल BAD। चूंकि C के अपोजिट एंगल क्या बन रहा था, A। अपोजिट का मतलब उल्टा, विपरीत। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने, तो C के सामने A बन रहा था, तो एंगल C के बराबर एंगल A हो जाएगा। तो इसे BAD लिखें या DAB लिखें, बात बराबर है। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ OC। अब हम देखते हैं कि OC मेरा कहां पे, तो OC एरा यहां से यहां तक का जो पॉइंट दिया हुआ है ये OC का दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ये OC है क्या, OC मतलब किसका पार्ट बना रहा है, तो डायगोनल
पहले ये AC रहा होगा डायगोनल, फिर जैसे ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हुआ तो बीच में पॉइंट लग गया O, तो ये हो गया OC। ठीक है, देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट को मैं क्या करता हूं, बाइसेक्ट करता हूं। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ, बाइसेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं समद्विभाजक। समद्विभाजक इसका मतलब ये हुआ कि भाजक यानी कि उसको डिवाइड करेगा लेकिन इक्वल पार्ट में। समद्वि का मतलब होता है इक्वल पार्ट। ठीक है, तो जैसे पूरा 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट था, जब मैंने इसको बाइसेक्ट किया तो ये 4 और 4 में बट गया। मतलब देखो दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जितना बड़ा भी लाइन सेगमेंट है और अगर उस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट किया गया तो दो पार्ट में डिवाइड होगा और दोनों पार्ट जो होगा उसका वो इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे AC एक डायगोनल था और DB एक डायगोनल था, दोनों डायगोनल O पे बाइसेक्ट हुए, तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू रहेगी वो बराबर होगी यहां से यहां तक की वैल्यू के। ठीक है, तो OC के बराबर में क्या हो जाएगा, OA। क्लियर हो गया, OC यहां से था और इसके बराबर में हो जाएगा OA। अब DAB प्लस CDA, अब देखो कि ये एंगल बन कहां कहां रहा है। DAB एंगल A की बात हो रही है, ठीक है, और CDA एंगल D की बात हो रही है। ठीक, अब इन दोनों एंगल को अगर मैं सम करूं, इनको प्लस करूं, जोड़ूं, तो मेरा क्या आंसर आएगा ये तुम्हें यहां पे बताना है। ठीक है, तो इससे पहले हमें एक चीज को समझना होगा और वो चीज है, देखो इससे पहले एक चीज समझो। सपोज करो कि दो लाइन सेगमेंट है मेरे पास, दो लाइन है, एक का नाम मैंने रखा L, एक का नाम रखा मैंने M। ध्यान से समझना, L और M, कंडीशन ये है कि L लाइन जो है वो M के पैरेलल है। ठीक है, चूंकि हम पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल तो होती है लेकिन इक्वल के साथ साथ वो पैरेलल भी होती है। ठीक है, तो देखो जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है, ठीक है, तो वो लाइन, जिस लाइन ने इन दोनों पैरेलल लाइन को काटा, बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट किया, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल लाइन पे सेम साइड का मतलब क्या कि सपोज करो कि ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो इस लाइन पे एक एंगल यहां बना और एक एंगल यहां बना, तो सेम साइड पे ही दोनों एंगल बन रहा है ना। ट्रांसवर्सल लाइन जो थी वो एक ही लाइन थी ना, और फिर इसी लाइन पे दो एंगल बना। ठीक है, तो जब सेम साइड पे दो एंगल बनता है तो उन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, और उसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, जिसको ये को इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में होता है। इसका लॉन्ग फॉर्म हो गया कंसेक्यूटिव एंगल। ठीक है, जब सेम साइड पे दो एंगल बनते हैं तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि सेम साइड पे कब बनेगा, जब ये दोनों साइड पैरेलल होगी, तब हम कहेंगे कि हाँ सेम साइड पे एंगल बन रहा है, इसका सम 180 होगा। लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है तब हम को इंटीरियर एंगल का यूज यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो चूंकि पैरेललोग्राम की बात हो रही है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं, तो यहां पे ध्यान देना, DAB, डी एंगल यहां पे बन रहा है और ए एंगल यहां पे बन रहा है। तो ठीक है, इन एंगल का कॉमन पॉइंट क्या हुआ, AD एक साइड है, AD साइड है, और इसी साइड पे ये दोनों एंगल बन रहा है। क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल भी है, तो देखो दो पैरेलल लाइन को ये एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इन दोनों लाइन को टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है हमारा, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। और ट्रांसवर्सल लाइन पे जब सेम साइड पे दो एंगल बनता है तो उन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, और इसका रीजन डाल देंगे हम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। इसमें 4 ही क्वेश्चन देने थे, चारों क्वेश्चन को कैसे कैसे फिल किया मैंने डिटेल के साथ समझा भी दिया है तुम्हें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है,
तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है और इसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझो। ठीक है, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हल्का भी स्किप करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगा, जिसकी वजह से आगे की चीजें समझ में ढंग से नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हारे पास 5 फिगर दिया हुआ है, इसके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों क्वेश्चन में अलग अलग फिगर बना हुआ है, लेकिन हमसे ये कह रहा है कि ये सारे जो फिगर हैं वो पैरेललोग्राम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। तो इसके अननोन जो एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि वहां पे कौन सा नंबर होगा, कौन सा डिग्री होगा, एंगल होगा, जो भी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला फिगर हम उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है ABCD, ABCD। अब यहां पे एक एंगल दिया हुआ है Z, ये एंगल दिया हुआ है Y, ये एंगल दिया हुआ है X, और ये एंगल दिया हुआ है कितना, 100। ठीक है, देखो ये फिगर देख लिया अच्छे से। अब एक्स वाई जेड का हमें मान फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो चूंकि ये फिगर जो है मेरे पास, ये तो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में जो मेरे पास इस क्वेश्चन में जो मुझे करना है, जो फाइंड करना है, वो एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो ठीक है, अब पैरेललोग्राम का एक बार एंगल बेसिस का प्रॉपर्टी माइंड में लाते हैं। ठीक, माइंड में इमेजिन करो कि एंगल बेसिस पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, मैंने बताई थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे कंडीशन देखते हैं, एंगल B के बराबर एंगल D हो जाएगा और एंगल A के बराबर एंगल C हो जाएगा। तो B पे तो वैल्यू गिवन ही है, 100 गिवन है, तो मतलब कि जितना एंगल B का है उतना ही एंगल D का भी होगा। तो ये 100 है, तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो अब हम पहले लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब देखो कुछ भी अगर तुम रख रहे हो तो उसका रीजन डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रीजन के ये कोई काम का नहीं होगा। भाई एंगल B इक्वल टू एंगल D हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, तो तुम्हें बताना होगा कि हाँ एंगल B एंगल D के बराबर क्यों हुआ। तो रीजन में हम डालेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, दो लाइन ये पैरेलल को शो करता है और जीएम से ग्राम को शो करता है, तो ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि पैरेललोग्राम की स्पेलिंग बहुत लंबी है, तो अगर बार बार पैरेललोग्राम लिखने लगे तो फिर क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब देखो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे ही हमने ये चीज लिखा कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तब हमारे माइंड में तुरंत ये ख्याल आ गया कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसलिए एंगल B इक्वल टू क्या हो गया, एंगल D। ठीक है, तो एंगल B का मान कितना था, 100, और एंगल D की जगह पे क्या था, Y, यानी कि Y की वैल्यू 100 फाइंड होगी। देखो एक एंगल हमने फाइंड कर दिया, अब इन दोनों को ध्यान देते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें कोई एंगल तो गिवन है नहीं कि हम अपोजिट बराबर करें, तो इन दोनों में से पहले कोई एक एंगल को मुझे फाइंड करना होगा, और जब वो एक एंगल फाइंड हो जाएगा तो पैरेललोग्राम के एंगल के थ्योरम प्रॉपर्टी बेस पे उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन हम इन दोनों में से एक एंगल फाइंड करेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी मैं एक चीज तुम्हें समझाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट पॉइंट था कि दो एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है, ट्रांसवर्सल वाला भी समझाया था। तो सेम कंडीशन यहां पे हम पुट करेंगे। अब इन चारों में जैसे देखो हमें इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए ना, तो अगर ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस साइड को रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि ये और ये साइड दोनों क्या है, पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है तो वो लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल पे जब सेम साइड पे एंगल बनता है तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, और उसको हम कहते क्या है, को इंटीरियर एंगल, जिसको लॉन्ग फॉर्म में बोला जाता है कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो देखो इसके कंसेक्यूटिव ये हो गया, इसके कंसेक्यूटिव ये हो गया, इसके कंसेक्यूटिव ये हो गया, और इसके कंसेक्यूटिव ये हो गया। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है, ठीक है।
तो अगर दो कंसेक्यूटिव एंगल की बात करें तो सेम साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे तो ये कंसेक्यूटिव एंगल हो गए। अगर सेम साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। अब सेम साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। फिर सेम साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। मतलब इसमें 4 कंसेक्यूटिव एंगल का कंडीशन बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे या तो z की वैल्यू फाइंड करनी है या x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड कर लूं। अगर सपोज करो कि x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इन दोनों का सम 180 डिग्री रखूंगा, ठीक है। अगर z की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इन दोनों का सम 180 डिग्री रखूंगा। तो चलो हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। z की वैल्यू फाइंड करने से पहले एक चीज लिखेंगे कि एंगल a प्लस एंगल b इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या डालोगे, रीजन डालोगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखो एंगल ए की जगह पे क्या है, जेड प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि z की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। तो देखो z हमने 80 डिग्री फाइंड कर लिया। जब z 80 डिग्री फाइंड हो गया तो इस z के बराबर x हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बना रहे हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम यहां पे एक कंडीशन और डालेंगे, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं कि एंगल a इक्वल टू एंगल c, किससे, फिर से रीजन यहां पे डाला जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब देखो एंगल ए के जगह पे क्या है, जेड, और एंगल सी के जगह पे क्या है, एक्स, और जेड का मान कितना निकाला है हमने, 80 और इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू 80 डिग्री फाइंड हो गई, z की वैल्यू 80 डिग्री फाइंड हो गई और y की वैल्यू 100 डिग्री फाइंड हो गई, ठीक है। इस फिगर में हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया। अब तरीका तुम्हें समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कैसे मैंने फाइंड किया। तो बस भाई पैरेललोग्राम है ये सारा, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब पैरेललोग्राम के। एक चीज पकड़ के रखो बिल्कुल कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और को इंटीरियर एंगल, इन्हीं दोनों थ्योरम से। और हाँ, इसमें एक चीज और, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल भी मैंने पहले समझा दिया है। 3 थ्योरम अपने माइंड में तुम्हें रखना है, कंसेक्यूटिव एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये 4 चीज माइंड में बिल्कुल रखो और इन्हीं चारों थ्योरम से, प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकलेंगे। को इंटीरियर, मैं फिर से बता रहा हूं, को इंटीरियर एंगल क्या होता है, जब सेम साइड पे दो एंगल बनते हैं तो उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये को इंटीरियर हो गया। लीनियर पेयर एंगल की जब एक लाइन सेगमेंट पे एक रे आके गिरती है तो दो एंगल डिवाइड होता है और दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल की जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और बाकी के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी माइंड में रखना है और इन्हीं चारों प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन फाइंड होंगे, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे निकलेगा। चलो सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, इसमें भी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसका फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ऐसे। ये है हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये वैल्यू दे रखी है x की, ये वैल्यू y है और यहां पे एक बाहर दिया हुआ है
जेड। ठीक है, ध्यान से देख लो। अब देखो इसमें जो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसे ही बनाया जाएगा। इसमें क्या क्या, एक तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ये यूज होगा, दूसरा कोइंटीरियर एंगल, और फिर तीसरा लीनियर पेयर। सारा एंगल फाइंड कैसे, अब ध्यान दो। सबसे पहले जो वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, क्या गिवन है, 50 गिवन है। ठीक है, अब इसका 50 गिवन है। ठीक है, चलो हम नाम रख लेते हैं पहले ए, बी, सी और डी। तो ए एंगल डी मेरे पास गिवन है। ठीक है, अब चूंकि ये पैरेललोग्राम बना रहा था एबीसीडी, और जैसे ही एंगल डी गिवन है, इसका मतलब यहां पे ई मान लेते हैं इसको। ठीक है, एंगल डी गिवन है, तो अब हम ये देखेंगे कि डी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है। तो डी के अपोजिट एंगल बी बना रहा है इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, तो एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो हम पहले यहां पे लिखेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, रीजन डालेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी थी, 50, तो यहां पे रख दिया 50, और इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, एंगल बी यानी कि ये एंगल मैंने कितना फाइंड कर लिया, 50 डिग्री। ठीक है, तो चलो एक एंगल हमारा फाइंड हो गया। जब ये 50 डिग्री मेरा फाइंड हो चुका है, अब यहां पे मैं एक चीज ये देख रहा हूं कि ए से लेके ई तक एक लाइन सेगमेंट दिख रही है, और इस लाइन सेगमेंट पे आके एक सीबी एक रे आके गिरी। तो यहां से क्या हुआ, ये दो एंगल डिवाइड हो गया, देख रहे हो, और दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। किससे होगा, तो जब एक लाइन सेगमेंट पे एक रे आके गिरती है, तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री किससे होता है, लीनियर पेयर एंगल से। तो मैं यहां पे अब लगाऊंगा 50 डिग्री प्लस जेड, यहां पे लिखता हूं नाउ 50 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन डाल देंगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो फिर z इक्वल टू 50 इधर प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 180 डिग्री माइनस 50, तो z की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। यहां से देखो z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, z की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ठीक है, अब एक वैल्यू तो फाइंड हो गया, अब हमें दो वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पे दोनों अपोजिट कंडीशन बना रहे हैं, एंगल ए के बराबर में एंगल सी दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, बट जब तक मेरे पास कोई एक वैल्यू गिवन नहीं होगा तब तक मैं दूसरा वैल्यू फाइंड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें या तो y की वैल्यू फाइंड करनी होगी या फिर x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल प्लस पैरेलल होते हैं, और जब दो पैरेलल लाइन को जब जैसे देखो यहां पे ध्यान दो। ठीक है, कि सपोज करो कि AD और BC ये दोनों लाइन, ये दोनों साइड अपोजिट है, तो अपोजिट है तो मतलब कि ये इक्वल होगा, और इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होगा। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही है, तो मतलब ये AB लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ट्रांसवर्सल लाइन पे जब सेम साइड पे एंगल बनता है तो उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल से। तो फिर हम लिखेंगे यहां पे अगेन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन डाल देंगे को इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल ए की जगह पे क्या है, x प्लस एंगल बी की जगह पे क्या है, 50 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ठीक है, देखो x की वैल्यू फाइंड हो गई, z की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बचा y, x की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, 130 डिग्री। अब इन दोनों अपोजिट एंगल में से एक एंगल तो मेरा फाइंड हो गया। जब एक एंगल फाइंड हो गया तो इसके अपोजिट में दूसरा एंगल बराबर कर दूंगा। अब मैं यहां पे लिखूंगा नाउ
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, रीजन डालेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए इक्वल टू सी, ए की वैल्यू हमने कितना फाइंड करा 130, तो ए की जगह पे हम 130 रखेंगे 130 इक्वल टू एंगल सी, और एंगल सी के जगह पे क्या था y, यानी कि 130 डिग्री इक्वल टू y। तो ये हमारा y भी फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया, y फाइंड हो गया, z फाइंड हो गया, यही 3 चीज फाइंड करना था। अब देखो पहले ही बता दिया था कि 4 थ्योरम को अपने माइंड में रखो, प्रॉपर्टी पूरे पैरेललोग्राम में ध्यान रखना है। साइड बेसिस है प्रॉपर्टी की पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, एंगल बेसिस है प्रॉपर्टी की पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, फिर डायगोनल बेसिस है प्रॉपर्टी की पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये तो पैरेललोग्राम के 3 पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया, पर्सनल थ्योरम हो गया। बट इसके आगे क्या क्या यूज होने वाला है इसमें, तो एक तो कोइंटीरियर का यूज हो रहा है बार बार। कोइंटीरियर मैंने अच्छे से समझा दिया कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है तो वो लाइन ट्रांसवर्सल कहलाती है। ट्रांसवर्सल पे सेम साइड पे जो एंगल बनता है उसका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक कोइंटीरियर एंगल हो गया और एक लीनियर पेयर हो गया, और इसके अलावा एक वर्टिकल अपोजिट। ये 4 5 6 टोटल 6 थ्योरम है। 6 थ्योरम को माइंड में रखो, एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन। पहले इसका फिगर देख लेते हैं। इस तरीके का एक फिगर है, इसके डायगोनल को मिलाया गया है, फिर इसके डायगोनल को मिलाया गया है। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, और ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। और यहां पे z। चलो फिगर देख लो, इसका नाम रख देते हैं a b c और d। a b c d एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमें x y z ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम वो एंगल फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिसकी फाइंड होने की संभावना एक ही बार में, ठीक है। तो देखो अभी मैंने एक थ्योरम का जिक्र किया था जिसका नाम था वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले इसको समझ लो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता कैसे है। वर्टिकली अपोजिट एंगल दो लाइन सेगमेंट को आपस में इंटरसेक्ट करने के बाद बनता है कि जब दो लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पे जो 4 एंगल बनता है, ठीक है, ये 4 एंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा और इसके बराबर ये एंगल हो जाएगा। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब इस फिगर में हम देखें तो क्या कहीं पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ध्यान दो इसके डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं ना यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये एंगल जो दिख रहा है मुझे, ये साइन कितने डिग्री का एंगल दिखाता है, 90 डिग्री का एंगल बताता है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो इसके बराबर ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो x मेरा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलो यहाँ पे पहले हम डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। हम लिखेंगे x इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन डाल देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। देखो एक एंगल तो फाइंड हो गया। अब ये x जो था ये कितना फाइंड हुआ 90 डिग्री। अब एक चीज हम ये देख रहे हैं
कि यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर का हिस्सा जो ये वाला हिस्सा बन रहा है ये एक ट्रायंगल बना रहा है, और इस ट्रायंगल में दो एंगल मेरे पास गिवन है, मतलब दो एंगल मेरे पास हो गए, तो हमें तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो यहां पे हम लगाएंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कि जब एक ट्रायंगल में दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो बाकी के दोनों एंगल को ऐड करके 180 से माइनस कर दोगे तो तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा। तो अब हम यहां पे लिखेंगे y प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन डालते हैं, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, y की वैल्यू तो फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमने 90 निकाल लिया है और ये 30 दिया हुआ ही है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 90 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 120 डिग्री इक्वल टू 180, और फिर y इक्वल टू 120 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 120। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू 60। दूसरा एंगल फाइंड हो गया, पहला हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं z, यहां पे अब आ गया, चलो यहां पे y था और y की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है z का, तो z कैसे फाइंड होगा, देखो अब यहां से एक थ्योरम और मैं बताने वाला हूं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले इसे समझ लो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा जेड बनाता है, मतलब ये जेड जैसा फिगर बनता है, ठीक है। जेड में दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, कहां कहां, एक एंगल यहां पे बन रहा है और दूसरा एंगल यहां पे बन रहा है। तो जेड जैसे ही फिगर जेड का बना तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये एंगल जो होता है वो इसके बराबर होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जेड तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे लागू होगा, फॉलो करेगा, जब ये और ये लाइन पैरेलल हो, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, पैरेलल दिया हुआ है, और पैरेलल देने के बाद ये जेड का एक कंडीशन बना है, तब यहां पे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है और पैरेलल नहीं होने के बावजूद भी जेड का फिगर बना रहा है, तो वो खाली एक फिगर बना रहा है, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, बस वो एक कंडीशन बनाया, फिगर बना, ठीक है। वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज करने के लिए ये जरूरी है कि ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। और चूंकि हम अभी सोल्व कर रहे हैं पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। तो क्या यहां पे कोई जेड बन रहा है, कंडीशन ढूंढो तो कि इस फिगर में मैं जेड कैसे बनाऊंगा। तो ध्यान दो, सी से डी तक, डी से बी तक और बी से ए तक, यहां से एक ऐसे जेड बना, ठीक है। और ये जेड जब बना तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन भी पैरेलल थी, चूंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल प्लस इक्वल होते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल होने के बाद ये जेड बनाया, तो यहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रखा जाएगा। हम लिखेंगे, अब देखो जैसे यहां से ये जेड बना ऐसे, तो एंगल वाई जो होगा वो एंगल जेड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वाई इक्वल टू जेड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और y की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली है, 60 डिग्री, तो y के जगह पे 60 रख देंगे इक्वल टू z, यानी कि z की वैल्यू कितनी फाइंड हो जाएगी, 60 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर आ गया समझ में, सब वही है, ठीक है। इसमें एक थ्योरम तुम्हारा और ऐड हो गया है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 7वां थ्योरम जा रहा है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सबसे पहले अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तीसरा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये 3 हो गए। अब बाहर से कौन कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, तो सबसे पहले को इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन वाला, ठीक है। दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर हो जाते हैं।
कितने, 5 हो गए। 5 के बाद छठा तुम्हारा बनेगा किसका, लीनियर पेयर एंगल का। लीनियर पेयर एंगल की जो एक लाइन पे जब एक रे आके गिरती है तो दो एंगल डिवाइड होता है और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये कितना, छठा बन गया। और सातवें में अब आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी यूज हमने सीख लिया कि क्या है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा जेड बनाता है, लेकिन जेड वो कब लागू होगा, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये दो क्वेश्चन और हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। और इसमें ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ निकाला गया। ठीक है, यहां पे है x, यहां पे है y, यहां पे है 80 डिग्री और ये बाहर का एंगल दिया हुआ है z। देखो सेम कंडीशन ये बनाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले इसके बराबर ये हो जाएगा, हम सीधे सीधे लिख देंगे y इक्वल टू 80 डिग्री, रीजन डाल देते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो एक एंगल मेरा फाइंड हो गया 80 डिग्री। अब ये दोनों अगर मैं जैसे मान के चलो कि एक एंगल यहां पे भी बनेगा, वो तो जेड तो एक्सटर्नल एंगल है, बाहर का एंगल है, लेकिन जेड के बगल में जो एंगल बनेगा वो इंटरनल बनेगा, अंदर का। ठीक है, और एक्स के बराबर ये एंगल होगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मुझे एक वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर ये वैल्यू मैं फाइंड कर लूं तो इसके बराबर ये वैल्यू हो जाएगी, और फिर यहां से लीनियर पेयर लगा के हम जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे फाइंड होगा। अब ट्रांसवर्सल लाइन याद करो कि ट्रांसवर्सल लाइन कैसे समझाया था, कि ये दोनों साइड पैरेलल है और दो पैरेलल साइड को ये एक लाइन काट रही है, मतलब कि ये लाइन जो हुई है ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, और ट्रांसवर्सल लाइन पे सेम साइड पे जब एंगल बनता है तो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो अब हम यहां पे लिखेंगे x, नाउ x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन डालेंगे को इंटीरियर एंगल। तो देखो x प्लस 80 इक्वल टू 180, 80 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कि x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो x इक्वल टू कितना आ गया 100 डिग्री। ये दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू, दो वैल्यू फाइंड हो गया। अब हम जेड फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, चलो यहां पे हम मान लेते हैं a। ठीक है, a मान लिया, तो अब यहां पे लिखा नाउ a इक्वल टू x, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो a इक्वल टू x, x की वैल्यू हमने 100 फाइंड करी, तो a इक्वल टू x के जगह पे हम रख देंगे 100। तो देखो ये वैल्यू जो था, अब ये 100 फाइंड हो चुका है। ठीक है, 100 निकाल लिया। अब हम लीनियर पेयर यूज करेंगे, चूंकि ये एक लाइन सेगमेंट अगर इसको माने तो इस लाइन सेगमेंट पे ये आके एक रे गिर रही है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम यहां से फिर करेंगे अगेन, जेड प्लस 100 इक्वल टू 180। ठीक है, रीजन में डाल देंगे लीनियर पेयर एंगल।
तो z इक्वल टू 100 इधर प्लस में है तो उधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में। तो 180 में से हम 100 को इधर लाके माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। ठीक है, देखो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 80 और z की वैल्यू 80, तीनों एंगल फाइंड। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम एक इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इसमें भी एक पैरेललोग्राम बनाया गया है। इसके अंदर एक डायगोनल डाला गया है और इधर पे एक एंगल बना रहा है x, यहां पे बना रहा है 40, यहां पे बना रहा है y और यहां पे बना रहा है 112। ठीक है, चलो तो सबसे पहले जो वैल्यू मेरे पास गिवन है उसके अपोजिट एक एंगल दिख रहा है मुझे। ठीक है, 112 के अपोजिट y दिख रहा है तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे y इक्वल टू 112 डिग्री। रीजन में क्या डालोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक वैल्यू तो फाइंड हो गया। चलो अब यहां से ये 40 दिया हुआ था, हमने ये वैल्यू 112 फाइंड कर लिया। चूंकि ऊपर वाला हिस्सा एक ट्रायंगल बना रहा है और इस ट्रायंगल में दो एंगल मेरे पास आ गया है तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करूंगा, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा के। अब फिर से यहां पे लिखते हैं नाउ 40 प्लस y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में डाला जाएगा सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 40 डिग्री प्लस y की वैल्यू 112 फाइंड किया गया है प्लस x इक्वल टू 180। तो 40 और 12 को प्लस करेंगे 2 और 152 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसके आगे देखो 152 इधर प्लस में, उधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में, यानी कि x इक्वल टू 180 माइनस 152। तो 180 में से 152 माइनस करते हैं, यानी कि अब हो गया x इक्वल टू 0 में से 2 माइनस 8, ये बचा 7, 7 में से 5 माइनस 2, 28 डिग्री और 1 में से 1 माइनस 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 28 डिग्री। दो एंगल फाइंड कर दिया हमने, y का फाइंड कर दिया और x का फाइंड कर दिया। अच्छा, इसमें एक ये वैल्यू, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है z। अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब इसमें एक बार फिर से माइंड में लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चूंकि हमारा x का भी मान फाइंड हो चुका है, कितना 28 डिग्री, और यहां से एक z बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये z बना रहा है और z बना रहा है, इसके साथ साथ ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल भी है, चूंकि पैरेललोग्राम के साइड है, पैरेललोग्राम के साइड पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों साइड भी पैरेलल है, उसके साथ ये z भी बना रहा है। तो अब हम यहां पे लिखेंगे अगेन x इक्वल टू z, रीजन डाल देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x की वैल्यू हमने 28 फाइंड करी, तो x की जगह पे 28 रख देंगे इक्वल टू z। तो z की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई 28। तो देखो x की वैल्यू 28, z की वैल्यू 28 और y की वैल्यू 112।
तीन फिगर फाइंड कर, ओ 3 वैल्यू फाइंड करना था, तीनों वैल्यू फाइंड हो चुका है। मैंने समझा दिया कैसे कैसे। देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, इस पांचों क्वेश्चन में मैंने सारे थ्योरम को बार बार बताया हूं, ठीक है। तो अगर ये सारे थ्योरम माइंड में रखोगे तो आगे के सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे, तुम्हें मुझे समझाने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो कि कॉन्सेप्ट अब इसे निकालना कैसे। टोटल इसमें 7 थ्योरम का यूज हुआ है, ये 7 थ्योरम को अपने माइंड में रखना है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, ठीक है। ये 7 थ्योरम को माइंड में रखो, चैप्टर 3 में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कल कोशिश ये रहेगी कि पूरी एक्सरसाइज ये खत्म हो जाए, ठीक है। तो अगर सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब रखो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, और बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेके।